तो हिमाचल में तबाही का मंजर जो है वो लगातार दूसरे साल देखने को मिला है। पिछली बार आई आपदा से हमने क्या सीखा और इस बार आपदा से हम कैसे निपटने की तैयारी में हैं, ये तमाम सवाल इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रणधीर शर्मा बीजेपी की तरफ से, केवल सिंह पठानिया जो हैं कांग्रेस की तरफ से, और प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जो हैं राजनीतिक विश्लेषक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। केवल सिंह पठानिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर देखिए, पिछले साल जो आपदा आई थी उससे हमने क्या सीखा, और इस बार जो आपदा आई है सबसे बड़ा कारण जो है ये माना जाता है कि अतिक्रमण, नदी नालों के किनारे जो अतिक्रमण हो रहा है वो भी एक बड़ा कारण है जो जान लोगों की जाती है और तबाही जो होती है, कई घर जो है वो बाढ़ अपने साथ ले जाती है। केवल सिंह पठानिया जी। जहां तक आपने जिक्र किया कि पिछली बार भी आपदा आई थी और इस बार भी पिछले कल जो भारी बरसात के कारण जो है 6 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, चाहे वो हमारा सुमेध हो और कुल्लू हो, मनाली हो, मणिकर्ण हो, ये आपदा आई है। और इस आपदा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे ही कल 3:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये सूचना मिली, और वर्तमान सरकार ने पिछली बार भी जब आपदा आई थी तो अपना देश भर में ये पहला प्रदेश है जिसने अपना रिलीफ मैन्यूअल जो है 70 लाख हिमाचलियों को नया रिलीफ मैन्यूअल दिया था। और न केवल ठीक कह रहे हैं, अतिक्रमण पे भी अभी सोचने की बात है। मानसून सत्र आ रहा है, ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये बात जो है इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में चर्चा होनी चाहिए, चाहे कुल्लू मनाली हो, चाहे प्रदेश के अन्य इलाके हों, कि जहां जो है जिस तरीके की जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है उस पे भी बड़ा संदिग्धी से जो है अब वर्तमान पक्ष विपक्ष को इस पे सोचने की है। लेकिन जहां तक आपदाओं का बात है, हिमाचल नहीं पूरा देश भर, देश जो है, चाहे उत्तराखंड की बात हो, दिल्ली की देखो आप बात, दिल्ली का पार्लियामेंट ही आपने देखा होगा कल। यहाँ तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि बड़ी संजीदगी से जो है, चाहे वो कुल्लू मनाली के अंदर हुआ, उधर के अंदर हुआ है, वहां तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा। लेकिन जहां 45,000 करोड़ रुपए का जो है पैकेज पिछली बार मुख्यमंत्री ने इस आपदा के लिए, और आज भी मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पे हैं। आज जो है वो वहां समेत में पहुंचे, रामपुर में पहुंचे, उसके बाद आनी, और वर्तमान सरकार, और इसमें सरकार की बात नहीं है, सभी हिमाचली जो हैं, जो बड़ी ये दुख निंदनीय और मैं कहता हूँ बड़ी दुखदाई घटना है, जिनके मकान चले गए हैं, स्कूल चले गए हैं, और जैसा कि बताया 7 मौतें होंगी, 46 कुछ परिवारों को तो अभी अपने परिवारों के सदस्यों का ही पता नहीं है। लेकिन प्रशासन और वर्तमान सरकार बड़ी मुस्तैदी से, डीसी एसपी मौके पे पहुंचे हैं, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर कल रात से वहां लगे हुए। तो वर्तमान सरकार जो है, जो मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आपदा आई, और वो अपना काम जो है वो जिम्मेवारी के साथ वर्तमान सरकार निभा रही। ठीक है, हमारे साथ रणधीर शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सर आपका भी स्वागत है। मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा कि आपदा, जो तबाही का मंजर हिमाचल में देखने को मिल रहा है, उसमें एक बड़ा कारण जो है नदी नालों के किनारे अतिक्रमण भी है, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। क्या जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप क्या सरकार के साथ खड़े होकर इस जो अतिक्रमण हो रहा है इस पर रोक लगाने के लिए कुछ कड़े नियमों की मांग करेंगे क्या सर? रणधीर सर। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही जायज प्रश्न है, और इस मुद्दे पर मुझे लगता है हम सबको राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुट होकर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। निश्चित रूप से, चाहे बात अवैध खनन की हो, चाहे बात अवैध कंस्ट्रक्शन की हो, इस तरह जो अवैध ढंग से काम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, और राजनीतिक लोग ही प्रशासन से छूट भी दिलवाते हैं। तो इन मसलों पर तो कुछ कड़े फैसले लेने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि ये आपदा पिछले साल भी आई, और मुझे लगता है जितना नुकसान पिछले साल हुआ है
वो शायद हिमाचल के इतिहास में बहुत ज्यादा था। और उस आपदा के बाद हमने क्या सीखा, जी हमने क्या किया, ये एक सोचने का मुद्दा है। पिछले साल आपदा आई, राहत मैनुअल भी अनाउंस हुआ, कितनी राहत मिली, कितनी राहत प्रभावितों तक पहुंची, मैं आज उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक साल में सरकार ने क्या प्रयास किए। आपदा पिछले साल आई थी तो ये तो अनुमान था कि अगले साल फिर आ सकती है, इसलिए कोई पूर्व योजना बनाने की बात, कोई एक साल में जो आप कह रहे हैं, चाहे वो अवैध खनन की बात है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है, चाहे अनेक और मसले हैं, उन सभी मसलों पर एकजुट राय बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। पिछले विधानसभा सत्र जो आपदा के बाद हुआ था, उसमें हमने ही कहा था कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें कुछ निर्णय लीजिए प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, ताकि ऐसी आपदा से हम निपट सके। और ऐसी आपदा आए ही नहीं, आए तो उसमें कम से कम नुकसान हो, उसके लिए प्रदेश क्या क्या कर सकता है, इसकी मांग हमने विधानसभा सत्र में की थी। जी हमने कहा था सर्वदलीय बैठक में ही नहीं, आप उसमें विशेषज्ञों को बुलाइए, जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, प्रदेश में है तो प्रदेश में, नहीं तो बाहर से बुलाइए, और इस पर कोई कंक्रीट योजना बनाइए काम की। दुख की बात यह है कि साल निकल गया, परंतु सरकार ने इस दृष्टि से प्रयास नहीं किए। और मुझे लगता है जिस तरह से बरसात के शुरू में ही अब भी फिर से आपदा आई है, हम इसमें बहुत देरी कर चुके हैं, परंतु फिर भी हमें एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। कोई ना कोई कड़े फैसले लेकर आपदा से निपटने के बारे में हमें बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, केवल सिंह पठानिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो रणधीर शर्मा जी ने सवाल किए हैं मैं पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल ले लेता हूं। सर, आप ये बताइए कि जो 200 मीटर का दायरा है, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो, रेलवे की बात हो, या फिर नदी नालों की बात हो, उस नियम का पालन कहीं भी नहीं किया जाता है। जो भी हो, चाहे आम आदमी या चाहे सरकारें हो, वो बेलगाम जो है वहां पर अतिक्रमण करते हैं, फिर बाद में नतीजा यह होता है कि रातों रात गांव के गांव साफ हो जाते हैं। इस पर कैसे लगाम लग सकती है सर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो सन 2000, आज से 25 साल पहले, 24 साल पहले, सन 2000 को 31 अगस्त और 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात के बीच आपको याद होगा कि सतलुज नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। और उस समय रामपुर के और किन्नौर के बहुत सारे इलाके, खास तौर पर रामपुर का ब्रौ और जगात खाना, 2 गांव थे, और जो बड़े बड़े पुल थे और जो नदियों के किनारे लोग बसे हुए थे, वो सभी घर बह गए थे और बहुत सारी मौतें उस समय हुई थी। और बिल्कुल उसके बाद सरकार ने स्ट्रिक्टली ये कहा कि अब इसके बाद कोई भी, जिस तरह से नेशनल हाईवे के किनारे रूल है कि कोई भी व्यक्ति घर नहीं बना सकता, कुछ दायरा छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही एक नोटिफिकेशन जारी हुई। उसके बाद एक पॉलिसी बनी सरकार की कि नदी नालों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें इतना डिस्टेंस पर घर बनाने होंगे। हैरानी की बात है, आज अगर आप रामपुर जाएं या फिर से देखें तो जो घर उस समय पानी में बहे थे वो लगभग सारे घर वहीं पर फिर से बन गए हैं, और अगर फिर से वो उस तरह की बाढ़ आती है तो वो सभी घर उसकी चपेट में आएंगे। तो जहां तक इसमें अगर हम सरकार के, जितनी भी सरकारें रही, ढुलमुल रवैया उनका रहा, वहीं लोग भी इसके लिए एक स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि लोग जो हैं वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते कि उन्हें कहीं भी कब्जा करने का मौका मिले। तो क्योंकि सरकारें बहुत ज्यादा इस बारे में कभी भी इतनी वो सख्त नहीं रही, सड़कों के किनारे तो रही, एक पीडब्ल्यूडी है जो सड़कों के किनारे जाकर ये देख लेता है, या जो वहां पे स्टाफ रहता है कि अगर कोई अतिक्रमण हो रहा है तो उसका नोटिस इश्यू हो जाता है। लेकिन नदियों के किनारे ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं है, और लोग इसी चीज का फायदा उठाकर जोखिम भरा ये रास्ता चुनते हैं और अपने घर वहां बना लेते हैं। कुल्लू मनाली में भी अगर आप देखें, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बिल्कुल नदी के किनारों पे बने हुए हैं। हालांकि इसके बारे में सरकार के पास पॉलिसी है,
लेकिन उसके बावजूद उसको इम्प्लीमेंट करने में वैसी ही दिक्कतें हैं जैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज अभी बिना इम्प्लीमेंट किए हुए रहती हैं। तो जहां तक आपदा का सवाल है, आपदा बताकर कभी नहीं आती, और आपदा जिस तरह से आई है इसमें कई फिनोमिना हैं, जैसे कि बादल फटने की जो नई घटनाएं इस बार हुई है उसमें बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि बादल फटने की कुल्लू में जितनी घटनाएं हो रही हैं उन सब में बारिश के बिना बादल फटे हैं। तो सरकार इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती थी क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी, रेड अलर्ट जरूर था, लेकिन बादल अचानक फटे और वो भारी गर्मी की वजह से जो तापमान बना और उसके बाद जो बादलों में पानी था वो बारिश की जगह एकदम से बादल फटने के तौर पे सामने आया। तो ये जो एक तरह की घटनाएं हो रही हैं उसका अंदाजा अभी हम नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसका आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब भी कोई आपदा आती है, उसके बाद वहां पर लोगों को किस तरह से राहत सामग्री का वितरण किया जाता है, लोगों को राहत प्रदान की जाती है। तो इसमें मैं कहूंगा कि एक पूरा एक जिस तरह से बना हुआ है राहत मैनुअल बना हुआ है, और हिमाचल में कोई भी सरकार हो, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री हमेशा यहाँ संवेदनशील रहे हैं। जहां भी कहीं घटना घटती है अगले ही दिन वहां पे जब भी संभव होता है कोई मुख्यमंत्री मंत्री वो जरूर लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन चिंता की बात जो सबसे बड़ी ये है कि इस सब के बावजूद इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और बढ़ती जा रही है, और अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऐसा खतरा पैदा होगा जिससे कि जिसका सामना करने में किसी भी सरकारी स्तर पर जिसका सामना करना मुश्किल होगा। तो एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है कि इसमें एक बड़े जो संस्थान है जैसे कि कुल्लू में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट है, उसे कहा जाए या किसी और संस्थानों को कहा जाए कि वो एक आकलन रिपोर्ट तैयार करें, ये देखें कि किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं और कहां कहां इस तरह के खतरे बढ़ रहे हैं, ताकि इन आपदाओं से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, बादल फटने को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे इलाकों में लोगों को सचेत किया जाए और लोगों को कहा जाए कि वो नदी नालों के किनारे पे अपने घर बनाने की जो उनकी इच्छा रहती है उसे वो कंट्रोल करें, ताकि नहीं तो वो मौत के मुंह में जाने से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात जो है वो राजनीतिक ना होकर गैर राजनीतिक है, और अवेयरनेस स्तर पर इसकी बहुत बड़ी जरूरत हिमाचल में एक पैदा हो गई है कि लोगों को इस बारे में जागृत किया जाए और उन्हें कहा जाए कि नदी नालों से दूर रहें। केवल सिंह पठानिया जी, देखिए आपने सुन लिया कि आने वाले वक्त में यूएन की एक रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में इस तरह के मामले जो हैं और बढ़ेंगे, 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी प्रकृति के सामने तो हमारा जोर नहीं चल सकता, लेकिन हमें कड़े नियम बनाने पड़ेंगे और जो लोग उन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार को जो है वो तय करना होगा। रणदीप शर्मा जी आपसे सवाल कर रहे थे कि पिछली साल आपदा आई थी, सरकार ने कुछ ज्यादा नहीं सीखा पिछले साल से, और हम जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं, रेस्क्यू में भी मुझे लगता है कि हम जो नई तकनीक है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। क्या आप सरकार को अब जागने की जरूरत है ताकि आने वाले टाइम में इस तरह के मामले बढ़ेंगे लेकिन हम मुस्तैदी से उसका सामना कर सकें और जो फंसे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके? पठानिया जी। हाँ, सरकार ने, मैं कहता हूं जिस तरीके से पिछली बार आपदा आई थी, और ठीक कहा भाई शशिकांत ने, आपदा बता के नहीं आती। हिमाचल प्रदेश सरकार की जो जिम्मेवारी थी, लेकिन मैं जरूर जो बात कही है तीनों ही भाई रणदीप शर्मा जी ने भी, सख्त कानून, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो है सख्त कानून की जरूरत है, अवेयरनेस की भी जरूरत है। लेकिन हिमाचल प्रदेश 70 लाख हिमाचली की ये अपेक्षा है। पिछली बार जब विधानसभा के अंदर चर्चा हुई, सभी पक्ष विपक्ष ने बड़े लंबे समय तक इस पे विचार विमर्श किया, और नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भी एक रखा कि इसको राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर किया जाए, वो भी नहीं हुई। फिर हम चाहते हैं जहां मुख्यमंत्री और सरकार, यहाँ की पुलिस हो, प्रशासन यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि हिमाचल इज आल्सो पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट में देश की सरकार की भी जिम्मेवारी है। जहां तक पिछले 48 घंटों के अंदर जो है, मैं चाहूंगा, क्योंकि सम्माननीय हमारे नेता तो यहाँ देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी हिमाचल से है, यहाँ के सांसद हैं वो भी हिमाचल से है, तो इस वक्त कोई पार्टी लाइन की बात नहीं है, चाहे सांसद किसी पार्टी का हो, सरकार किसी की हो। इस वक्त तो 70 लाख
हिमाचलियों के ऊपर जो हमारे खासकर ये 6 जगह पे जो संकट आया है, दोनों हमारे पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा होकर, तो ये अपेक्षा हिमाचल की भी रहती है कि जो है दिल्ली के अंदर संसद भी चली है, वहां से भी कोई बड़ी एक दिल्ली से भी, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को कौन हेड करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्सपर्टीज बहुत है वहाँ, क्योंकि वो देश की डिजास्टर को देख रहे हैं, और चाहे वो उत्तराखंड के अंदर, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहां, तो वो हिमाचल को एज ए छोटा भाई वो मदद कर सकते हैं। ये अपेक्षा हिमाचलियों की रहती है, हिमाचल सरकार से भी रहती है। ये जहाँ सख्त कानून की जरूरत है, वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार की, क्योंकि पिछली जो आपदा आई थी उसका भी अभी तक जो है वो मैं कहता हूँ जो हिमाचलियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो मैं इसमें कोई मैं वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अपेक्षा है कि 48-50 घंटे हो गए, तो ये सारा देश जो है एक देश है, तो एक देश में सरकार में ये अपेक्षा जरूर होती है। यहाँ से भी सम्माननीय हमारे मंत्री भी यहाँ 3-4 सांसद यहाँ से जीत के गए, तो कुल मिलाकर विधायकों को, सांसदों को इस आपदा पे हमारे को सबको इकट्ठा होकर जो है वो काम करना पड़ेगा। सख्त कानून के लिए भी जो दिल्ली में बनने में, दिल्ली जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाने, और इसके साथ साथ खासकर लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है, जो नदी नाले के बिल्कुल किनारे जो कंस्ट्रक्शन है, और दूसरी बात हो चाहे अवैध खनन हो चाहे अवैध निर्माण हो, इस पे चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी इसका जो संरक्षण है, उस संरक्षण पे भी बड़े विस्तार से सोचने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले कल में, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स है 30% हादसे बढ़ेंगे, तो आने वाले टाइम में जो है कोई नुकसान ना हो सभी लोगों को, चाहे वो हमारे समाज सेवी हैं, चाहे वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, चाहे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। एक्सपर्टी हिमाचल प्रदेश की सरकार को और दिल्ली की सरकार को, क्योंकि लगातार हादसे खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में ये जो बादल फटने के हादसे हैं, केदारनाथ हो चाहे हमारा कुल्लू मनाली हो, जहां आज ये घटना घटी है, जहां सतलुज में घटना हुई थी, तो सबको इकट्ठा होकर सख्त कानून और एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। जागरूकता भी एक, ये अपेक्षा जो है बिल्कुल यहाँ एक जागरूकता भी एक बड़ा विषय है। रणधीर जी, मैं आपसे भी सवाल लेना चाहता हूं। देखिए, प्रोफेसर शशिकांत जी ने भी कहा कि लोगों को जागरूक करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, लोग सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। यहां पर लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ा विषय है। और इसके साथ ही केवल सिंह पठानिया कह रहे हैं कि हिमाचल को पैसों की जरूरत है। अभी जहां भी ये बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, आपदा आई है, वो इलाके जो हैं 30 साल पीछे चले गए हैं, तो एक पैसे की जरूरत है। और ये केंद्र पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए वैसी मिली नहीं। रणधीर जी, देखिए जो आपने विषय रखा है, मैंने जो कहा था वो तो ये था कि जैसे शशिकांत जी ने भी कहा है कि पिछले कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारा जो सिस्टम है मौसम का वो बदला है जी। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पहले से की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं, जिसके कारण बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही। पिछले साल जितनी घटनाएं घटी थी उसके बाद आवश्यकता थी कि हम इस एक साल में विशेषज्ञों की बैठक बुलाते, बादल फटने की घटनाएं किस क्षेत्र में ज्यादा हो सकती हैं उसके बारे में पूर्वानुमान लगवाते, और वहां क्या क्या हम पहले कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते। ये जो गंभीरता सरकार को दिखानी थी वो गंभीरता सरकार ने नहीं दिखाई है। उसी तरह से पिछले साल भी जागरूकता का विषय आया था, अवैध कब्जे, अवैध खनन, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई थी, परंतु उसको रोकने के लिए, जन जागरण चलाने के लिए भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना है। हम साथ देने के लिए उस समय भी कहा था तैयार है, आज भी तैयार है, परंतु इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट को लेना है। सरकार उसमें इनिशिएटिव ले, हम उनके साथ पूरा साथ देने के लिए तैयार। ठीक है। और जहां तक पिछले साल की आपदा के दौरान जी राहत का विषय है, ये ठीक है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात प्रदेश सरकार ने की, परंतु वो एक तरह से मामला केंद्र के पाले में डालने का एक प्रयास था, जबकि सरकार भी जानती है राष्ट्रीय आपदा तभी घोषित होती है कि जब प्रदेश की 33% से ज्यादा आबादी प्रभावित हो। कानून है, तो उसके अनुसार जब राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हो सकती तो हम उस पर दबाव क्यों बनाएं? हमें जो राहत मिली है हम उसका उपयोग करें। 1782 करोड़ रुपए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में मिले केंद्र सरकार, 250 करोड़ इन्होंने जनता से इकट्ठे किए, ये तो 2033 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए।
इसलिए मुझे ये लगता है दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय ठीक है। आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है। ठीक है। और जहां तक बाकी राहत की बात है, इस बार बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने स्पेसिफिकली विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि हम पिछली आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता देंगे। ठीक है जी, अब उस ठीक है दृष्टि रणदीप से जी। हिमाचल को प्रोजेक्ट भेजने हैं, हिमाचल को डीपीआर भेजनी है और केंद्र सरकार खुले रूप से मदद करेगी। ठीक है जी। परंतु हम अपनी शर्तों पर अड़े कि हमें तो जी 9,000 करोड़ ही मिलना है, वो नगद ही मिलना है, ऐसा संभव नहीं होता। मदद करने के ठीक है रणदीप जी, ठीक है, आपने बात रख ली। अनुसार केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। शशिकांत जी 10 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है। जो तंत्र है हमारा उसको और जैसे रणधीर जी ने बात की कि तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं कि हमें जी क्या हमें तंत्र मजबूत करने की जरूरत है। 10 सेकंड में दीजिएगा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, रणधीर जी भी और देखा जाए तो केवल सिंह पठानिया जी भी देखिए एक बात को लेकर दोनों ही सहमत हैं कि प्रदेश के भविष्य को देखते हुए इस बारे में बड़ी सख्त नीति बनाए जाने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर सख्त नीतियां बनाई जाती हैं तो उन्हें लागू करने की व्यवस्था अगर हो जाए, और जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक राय है इस बारे में, बाकी राजनीतिक बातें तो चलती रहती है, लेकिन दोनों को अगर आप देखें दोनों बड़ा पॉजिटिव हैं। दोनों ने कहा है कि प्रदेश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे कि आने वाले समय में एक तो नुकसान से बचा जा सके, या अगर नुकसान हो तो वो कम से कम हो। और मैं जाते जाते जरूर आपको एक बार आगाह करना चाहूंगा कि ये जो नदी नालों वाली बाढ़ के कारण जो नुकसान है ये तो बहुत कम है। हिमाचल का बहुत ज्यादा क्षेत्र जो है सिस्मिक जोन में है, यानी भूकंप आने का खतरा इस प्रदेश पर बहुत ज्यादा है। और खास तौर पर कांगड़ा, शिमला और कुल्लू का जो इलाका है उसमें कभी भी भूकंप आने की घटनाएं हो सकती हैं। तो अगर सरकार कोई नीति बनाए और पहले से यह तय करे कि जो भवन निर्माण इन क्षेत्रों में हो वो भूकंप रोधी जो इस तरह की तकनीक है उनका इस्तेमाल भी कम से कम अगर अनिवार्य बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय की जो हम बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई ऐसी बड़ी घटना घटती है तो उससे निपटारे के जरूर केवल सिंह पठानिया जी सुन रहे होंगे, और जो सरकार की नीतियां हैं उन पर जरूर आगे काम किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल को कैसे बचाया जाए आपदा से ये सरकार जरूर इस पर सोचेगी, विचार करेगी, और विपक्ष और सरकार आगे जाकर एक नई रणनीति बनाएगी। आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और अपनी बात रखी। तो हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर लगातार दूसरे साल देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग नदी नालों के किनारे जाकर घर बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर अपनी जान से उनको जो जान गंवानी पड़ती है, लेकिन उनको रोका कैसे जाए, उनको जागरूक करने की जरूरत है, नीतियां या बनाने की जरूरत है, और उन ठोस कार्रवाई जो उन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की भी जरूरत है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।